किया। किसी भी वेरिएबल का जो स्कोप है वो दो तरह से, दो एक्शन के साथ डिसाइड होता है। पहला तो हम लोग उसके लिए कौन सा स्कोप यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग क्या var लेट और const इनमें से क्या चीज यूज कर रहे हैं। दूसरा द प्लेस ऑफ डिक्लेरेशन, कहाँ पे हम लोग उसे डिक्लेयर कर रहे हैं। इन दो चीजों पे डिपेंड है किसी भी वेरिएबल का स्कोप क्या होगा वो चीज। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग हमारे प्रोग्राम के अंदर, जैसे कि मान लो ये मेरा कुछ प्रोग्राम है, जैसे मैंने लिखा एक फंक्शन यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन फन नाम का, और ये मेरा एक फंक्शन है। ठीक है, और इस तरह से मेरे पास दो फंक्शन है मान लो। ठीक है, फन एंड देन फन टू, ऐसे दो फंक्शन। मैं कोई वेरिएबल जैसे कि var a इज इक्वल टू 10 या 20, अगर टॉप ऑफ माई कोड अगर यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ, तो ये क्या होगा, ये फिर चाहे मैं var यूज करूँ, लेट करूँ या कॉन्स्ट करूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, बिकॉज ऑफ हमने इसे कोड के टॉप में डिक्लेयर किया है, तो हम लोग इस फंक्शन के अंदर भी उसे यूज करते, ए को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कर दूं यहाँ पे प्रिंट, तो यहाँ पे भी प्रिंट होगा। और अगर मैं करना चाहूँ दूसरे वाले फंक्शन में, तो यहाँ पे भी वो प्रिंट हो जाएगा, एक्सेसिबल रहेगा, बिकॉज ऑफ अभी जो है इसका ग्लोबल स्कोप है। ठीक है, अगर मैं इसी को डिक्लेयर करता हूँ किसी फंक्शन के अंदर, लाइक फन के अंदर अगर मैं इसे डिक्लेयर करता हूँ, तो अब जो है इसका फंक्शनल स्कोप है, मतलब दूसरे फंक्शन के अंदर यहाँ पे वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो इसी फंक्शन के अंदर फंक्शनल उसका जो है वो स्कोप रहेगा। ठीक है, अब किसी फंक्शन के अंदर, जैसे हमारे पास फन नाम का हमारा जो फंक्शन है, यहाँ पे मैंने मान लो इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक ले लिया, ये मेरा पहला ब्लॉक। देन मेरे पास है दूसरा ब्लॉक, और अगर मेरा वेरिएबल मैंने इसमें से किसी एक ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे चाहे फिर मैं कॉन्स्ट यूज करूँ या फिर मैं लेट यूज करूँ, तो मेरा जो वेरिएबल रहेगा वो ब्लॉक लेवल रहेगा। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ इस ब्लॉक के अंदर, तो इसी ब्लॉक के अंदर मुझे उसे यूज करना है, या यहाँ तक ही मैं उसे यूज कर सकता हूँ, दूसरे ब्लॉक के अंदर मैं यूज नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर यही वेरिएबल मैं var के साथ अगर यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ किसी भी ब्लॉक में, तो var को जो है वो डिफॉल्ट फंक्शनल जो है वो स्कोप है। दैट्स वाई ये var के साथ अगर किसी ब्लॉक में भी हम लोग डिक्लेयर करते हैं, तो वो दूसरे ब्लॉक में यूजेबल होता है, एक्सेसिबल होता है। ये फर्क होता है var, लेट और कॉन्स्ट में। ठीक है, ये हमने कल स्कोप के बारे में जो डिफरेंस है इन तीनों का वो क्लियर कर दिया था, ये हम प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं। ठीक है, अब दूसरा फर्क क्या है। ठीक है, दूसरा फर्क ये है कि अगर हम लोग, जो कि हम कल हमारा कंटिन्यू किया था हम लोगों ने, कि अगर हम var स्कोप यूज करते हैं, तो हम var को जो है, var को जो है वी कैन रीडिक्लेयर, इसे रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं एंड ऑल्सो रीडिफाइन भी कर सकते हैं। लेट जो रहेगा इसे हम वी कैन रीडिफाइन, इसे रीडिफाइन कर सकते हैं बट कांट रीडिक्लेयर, इसे रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। कॉन्स्ट जो होता है वो कांस्टेंट वैल्यू के हिसाब से चलता है, दैट मीन ये ना हम लोग वी कैन रीडिफाइन नॉट रीडिक्लेयर, हम इसे रीडिफाइन भी नहीं कर सकते, रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते। अब वो हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, वीएस कोड का स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक var के साथ एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया a, दूसरा var के साथ मैंने डिक्लेयर किया b, एंड तीसरा जो है, सॉरी इसे मैं लेट के साथ लेट b, एंड तीसरा जो है कॉन्स्ट हम लोग कर देंगे यहाँ पे c। ठीक है, तो इसके अंदर इनिशियलाइजेशन, जैसे मैं c को वैल्यू, c के अंदर जो है वैल्यू 30 दे देता हूँ। ठीक है, अब ये तो होगा हमारा डिक्लेरेशन।
अब मैं इसे डिफाइन कर देता हूँ ए इज इक्वल, जैसे मैंने यहाँ पे एक ही लाइन में डिक्लेयर एंड डिफाइन कर दिया है, तो मैं इसे ही कर देता हूँ ए के अंदर 10 वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है। या जहाँ पे भी मेरा 10 स्टोर रहेगा उस वेरिएबल को नाम, उस लोकेशन को नाम मैंने ए दिया है। साथ ही साथ मैंने बी के अंदर जो है 20 वैल्यू जो है वो स्टोर किया है। क्लियर है आपको ये तीनों डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन? यस सर। ठीक है, मुझे यहाँ पे बताइए कि मेरा डिक्लेरेशन कौन सा है और डेफिनेशन कौन सा है, बताइए। वेर ए ये डेफिनेशन है। ओके, और ये जो है डिक्लेरेशन है, थोड़ा सा मिस कर गया। ये डिक्लेरेशन जो var ए है या लेट बी है, ये कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि वेरिएबल का नाम ए रहेगा, और इनिशियलाइजेशन या डेफिनेशन जिसे हम कहते हैं, ये रहेगा जो भी वैल्यू हम जब उसे असाइन करते हैं, या जो भी वैल्यू हम उस लोकेशन पे स्टोर करते हैं, उस वेरिएबल में स्टोर करते हैं, उसे हम डेफिनेशन कहते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ वैर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको जेएस के अंदर कमेंट कैसे करना है वो भी बता देता हूँ, मतलब दोनों चीजें कवर अप हो जाएगी। जेएस के अंदर कमेंट अगर आपको यूज करना है तो दो तरह से कर सकते हो, सिंगल लाइन कमेंट एंड दूसरा जो होता है मल्टी लाइन कमेंट। कमेंट करना मतलब क्या है कि वो कोड आपके प्रोग्राम में या आपके वीएस कोड के अंदर दिखाई देगा, लेकिन वर्क नहीं करेगा। अगर मुझे एक ही लाइन कमेंट करना है तो मैं इस तरह से ये दो फॉरवर्ड स्लैश जो है वो यूज करूंगा और उसे कमेंट कर दूंगा। अब इसका शॉर्ट की जो है सिंगल लाइन कमेंट का, वो आपका है कंट्रोल प्लस आपका ये जो स्लैश है वो, ठीक है। वो अगर आप कर दोगे तो ये सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब वही अगर मल्टी लाइन कमेंट करना है तो आपको क्या करना है, जिस लाइन से मुझे या जिस टेक्स्ट से मुझे स्टार्ट करना है ना, जिस लाइन से स्टार्ट करना है वहां पे मैं ये वाला दे दूंगा, और इसके अंदर जो भी मेरा कोड जहां तक मुझे क्लोज करना है तो मैं इस तरह से उसे इसी सिंबल के साथ क्लोज कर दूंगा। इसे कहेंगे हम मल्टी लाइन। अभी मुझे मल्टी लाइन कमेंट यूज करना है क्योंकि मुझे लाइन नंबर 7 से लेकर के 13 तक के जो है उसे कमेंट करना है, तो ये इस तरह से मैं इसे मल्टी लाइन कमेंट कर देता हूँ। यहाँ से लेकर मुझे कमेंट करना है यहाँ तक, तो यहाँ तक ये कमेंट हो जाएगा। तो क्लियर है आपको सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट कैसे करना है? सर। ओके, फाइन। अब देखिए हमने कहा था कि वैर के साथ हम लोग रीडिक्लेयर कर सकते हैं। अब रीडिक्लेयर करने का मतलब क्या है, कैसे डिक्लेयर करते हैं हम लोग कोई वेरिएबल, वेरिएबल को जैसे ही हम कोई नाम असाइन कर देते हैं कि इस नाम का मैं वेरिएबल लेने वाला हूँ, तो वो हो गया उसका डिक्लेरेशन, करेक्ट। तो रीडिक्लेयर मतलब क्या करना है हम लोगों को, यही चीज फिर से करना है जो हमने ऊपर ये डिक्लेयर किया है। इसी को अगर हमने रीडिक्लेयर करने का मतलब हुआ, वही चीज हम फिर से करेंगे। तो मैं जैसे यहाँ पे कर देता हूँ var a, इसे मैं फिर से डिक्लेयर कर रहा हूँ विथ सेम नेम, ठीक है। अब डिक्लेयर और नाम से भी कर सकते हैं, कोई भी नाम दो आप, यहाँ पे ये डिक्लेरेशन नहीं हुआ, लेकिन विथ सेम नेम जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो वैर कीवर्ड के साथ देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने एक ही नाम के साथ दो बार इसे डिक्लेयर किया है, ए को। क्लियर है? यस सर। ओके, अब यही मैं क्या कर देता हूँ, इसे कमेंट से निकाल करके हम ट्राई करते हैं कि जो भी है इसे भी हम लोग रीक्लियर करें। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट, तो देखिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है ना, ये रेड लाइन जो इसके नीचे दिखा रहा है दैट मीन्स ये एरर है ना। तो क्या हो रहा है, वैर के साथ हम लोग रीडिक्लेयर कर पा रहे हैं, लेकिन लेट के साथ क्या हम लोग रीडिक्लेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, वो एरर शो कर देगा। जैसे यहाँ पे देखिए, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, जो ब्लॉक लेवल के, जो ब्लॉक स्कोप की जो वेरिएबल होती है उसे हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। अब वायर कौन सा, वायर का स्कोप क्या है बताइए?
where का स्कोप क्या है? डिफॉल्ट स्कोप फंक्शनल है, फंक्शनल। करेक्ट। तो इसने क्या कहा कि ये जो दोनों कॉन्स्ट और लेट है ये ब्लॉक लेवल स्कोप है इनका, तो हम लोग इसे जो है रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर रीडिक्लेयर करना है, जैसे मैं इसे भी दिखा देता हूँ, अगर मैं फिर से इसे इस तरह से कॉन्स्ट सी इस तरह से रीडिक्लेयर करना चाहूँ तो ये रीडिक्लेयर होगा नहीं। ठीक है, देखिए ये तो यहाँ पे दो है, ये इसे इनिशियलाइज भी करिए, इसके साथ साथ आप इसे रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो। दोनों भी एरर यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए कांट रीडिक्लेयर ब्लॉक लेवल्स। तो ये क्लियर है पहला पॉइंट आपको कि हम लोग वैर के अंदर क्या कर सकते हैं, रीडिक्लेयर कर सकते हैं, बाकी दोनों में हम लोग रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। क्लियर है? यस सर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप जो हमने कहा था कि रीडिफाइन। जैसे कि एक अब डेफिनेशन क्या है रीडिफाइन, और जिसे हम डेफिनेशन कहेंगे, किसे हम डेफिनेशन कहते हैं? जब किसी भी वेरिएबल के अंदर हम कोई वैल्यू पुट कर देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेफिनेशन कहते हैं। लाइन नंबर 3 इज द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल ए, एम आई राइट? Yes, sir. ओके, तो अगर यहाँ पे मैं कहूँ किसी वेरिएबल को अगर मैं रीडिफाइन कर रहा हूँ, रीडेफिनेशन मतलब इसके अंदर मैं और फिर से वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो क्या मैं पुट कर सकता हूँ वैर के अंदर? तो यस, देखिए यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, मैं आपको इसे प्रिंट भी करके दिखाता हूँ। इसके लिए मैं ये सारी चीजें अभी के लिए कमेंट करता हूँ, और देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे कहूँ ए को प्रिंट करिए, तो देखिए यहाँ पे प्रिंट कर देगा वो। दिख रहा है आपको वैल्यू 20। अब मैं इसे फिर से रीडिफाइन करता हूँ, यहाँ पे 13 पुट कर दे, 30 वैल्यू पुट कर देता हूँ और देखते हैं। तो जब भी हम रीडिफाइन करते हैं वैर के अंदर तो कौन सा एग्जैक्ट वैल्यू लेगा वो, जो हम सबसे लास्ट डेफिनेशन कर रहे हैं। जैसे कि हमने 30 जो है सबसे लास्ट डेफिनेशन किया है, तो वो उसे कंसिडर करेगा, ना कि उससे पहले वाला। क्लियर है? क्लियर है गाइस? यस सर। Yes, sir. ओके, ओके, तो इस तरह से हम लोग वैर के साथ रीडिक्लेयर तो कर ही सकते हैं, उसे बार बार जो है उसके अंदर की वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग यही चीज करेंगे हम लोग लेट के साथ। क्या लेट के साथ हम लोग रीडिफाइन कर सकते हैं? जैसे कि हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है इसे वैल्यू 20, मैं फिर से यहाँ पे चलता हूँ b इज इक्वल टू 40, और अब मैं इसे प्रिंट करके देखता हूँ कंसोल डॉट लॉग कि क्या बी मेरा प्रिंट होता है सही से या कोई एरर देता है। हो रहा है प्रिंट, इसका मतलब क्या हुआ, बी के अंदर हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते लेकिन रीडिफाइन कर सकते हैं। देखिए बी को अगर मैं फिर से डिक्लेयर करना चाहूँ तो एरर देगा, लेकिन अगर बी को मैं फिर से रीडिफाइन करना चाहूँ तो कोई भी एरर नहीं देगा। वही वैर के अंदर आप रीडिक्लेयर भी कर सकते हो बार बार, और उसे रीडिफाइन भी कर सकते हो बार बार। क्लियर है लेट एंड वेयर के अंदर जो डिफरेंस है? वही अब यहाँ पे मैं कॉन्स्ट के साथ सेम जो है मेथड हम लोग यूज करेंगे। कॉन्स्ट को हम करेंगे रीडिफाइन और देखेंगे अब रीडिक्लेयर और रीडिफाइन क्या हम कर सकते हैं। रीडिक्लेयर तो कर नहीं सकते, देखिए यहाँ पे एरर आ रखा है। ठीक है, तो मैं इसे रीडिफाइन कर देता हूँ, जैसे कि मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगा 50 और देखते हैं क्या ये प्रिंट होता है। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और करते हैं सी को प्रिंट। देखिए दिख रहा है यहाँ पे एरर, देखिए टाइप एरर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग var के साथ रीडिक्लेयर कर सकते हैं, var के साथ हम रीडिफाइन भी कर सकते हैं,
लेट के साथ रिडिफाइन कर सकते हैं, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। कॉन्स्ट के साथ हम ना रिडिफाइन कर सकते हैं ना रीडिक्लेयर कर सकते हैं। एक ही बार उसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ना उसका नाम, वेरिएबल का नाम चेंज होगा, ना आपका वेरिएबल का नाम मीन्स सेम वेरिएबल के अंदर आप कोई भी दूसरी वैल्यू पुट नहीं कर सकते। एक ही बार वेरिएबल रहेगा और एक ही वैल्यू उसके अंदर पुट करोगे। क्लियर है? यस सर। ओके। तो स्कोप से स्कोप जो हमने कल देखा उससे रिलेटेड अगर हमें चेंजेस देखने हो, ठीक है, तो वो हम किस तरह से देख सकते हैं, तो वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये तो हुआ कि हम लोग रीडिक्लेयर रीडेफिनेशन वेर के साथ कर सकते हैं, लेट के साथ ओनली रीडेफिनेशन कर सकते हैं, मतलब वैल्यू अलग अलग उसके अंदर हम सेम वेरिएबल के अंदर पुट कर सकते हैं। कॉन्स्ट के साथ हम दोनों भी चीजें नहीं कर सकते हैं, एक ही वेरिएबल का नाम और एक ही वैल्यू उसके अंदर रहेगा। अब जैसे मैंने कहा कि हम दो तरह से हम लोग या तो वेर लेट और कॉन्स्ट का यूज करते हैं आपका स्कोप डिसाइड करने के लिए, और दूसरा कि हम उसे डिक्लेयर कहाँ कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग करते हैं लेट नेम इज इक्वल टू अमन, ये मैंने वेरिएबल यहाँ पे यूज किया। अब मेरे पास फंक्शन है, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ फंक्शन, ये चीज आपको सिंटैक्स अवॉइड करना है, बस समझ लेना है। मेरे पास है फंक्शन फन, फंक्शन फन टू, ठीक है। अब ये दो फंक्शन है, तो देखिए मैंने डिक्लेयर किया है मेरे जो कोड के टॉप में, अगर मैं इसे डिक्लेयर करता हूँ, चाहे मैं यहाँ पे लेट कॉन्स्ट या वैर कोई भी चीज ले लूँ, तो मैं कंसोल डॉट लॉग अगर कर दूं, तो यहाँ पे मैं इसे प्रिंट कर सकता हूँ लाइक नेम, इसे दिखाना है नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ फन फंक्शन को, आउटपुट चेक करते हैं। दिख रहा है आपको अमन, वैल्यू जो हमने दे रखी थी नेम प्रिंट हो गया यहाँ पे, दिख रहा है आउटपुट, ठीक है। यस अब यही क्या करूंगा मैं, यही जो है दूसरे फंक्शन के अंदर यूज करके देखता हूँ, और फिर से हम लोग देखते हैं कि सेव करके प्रिंट होता है कि नहीं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने फॉन्ट 2 में ले लिया, यहाँ पे कर दिया where, और यहाँ पे करेंगे हम लोग कंसोल डॉट लॉग, और इसे हमने ओके लेट ही रहने देते, इसे हमने कॉल नहीं किया, तो फॉन्ट 2 को भी मैं कॉल कर देता हूँ। तो देखिए आप, देखिए फॉन्ट 2 के अंदर भी वैल्यू प्रिंट हो रखी है। फॉन्ट 1 को हम लोग कमेंट कर देते हैं, फॉन्ट 2 ही अभी एक्टिव है, ठीक है। ये फॉन्ट 2 के अंदर जैसे मैं इसे कर देता हूँ फॉन्ट कंसोल कंसोल डॉट लॉग, और इसमें लिख देता हूँ फॉन्ट 2, और यहाँ पे मैं सेम कंसोल डॉट लॉग जो है फन 1 कर देता हूँ, ठीक है, या फन कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ तो कंसोल डॉट लॉग फन एंड कंसोल डॉट लॉग नेम, ठीक है। तो जैसे देखिए अब हम चेक कर सकते हैं कि अगर फन 2 के साथ नेम आता है, तो इसका मतलब ये वाला कोड जो है, मतलब ये जो वेरिएबल है इस फन 2 के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं। तो देखिए आ गया यहाँ पे फन 2 इक्वल टू अमन, मतलब फन 2 वाला हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया इस वेरिएबल को, ठीक है। अगर मैं फन 1 को एक्टिव करता हूँ, फन 2 को अगर मैं कमेंट करता हूँ, तो देखिए फन के साथ अब आपका सेम वैल्यू आ जाएगा। मतलब इसका स्कोप क्या है जो हमने ले रखा है लेट नेम, इस वेरिएबल का स्कोप कौन सा है, ग्लोबल है, किसी भी फंक्शन में काम कर रहा है, करेक्ट है। फिर चाहे मैं यहाँ पे कॉन्स्ट यूज करूँ, var यूज करूँ या लेट यूज करूँ, देखिए ठीक है। जो जब जब मैं कोई भी फंक्शन में चाहूँ तो उस फंक्शन में इसे यूज कर सकता हूँ। तो ये तो हुआ पहला वे कि हम लोग कहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ से निकाल के मैं इसे क्या करूंगा, यहाँ से कट करूंगा
और जो हमारा फन है उसके अंदर मैं इसे अब डिक्लेयर कर रहा हूँ। देखिए फन के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं। अब देखते हैं हम लोग फर्क क्या होता है। पहले तो मैं फन को कॉल करता हूँ और देखते हैं फन के अंदर क्या वो एक्सेसिबल है। हाँ एक्सेसिबल है। अब मैं फन टू को कॉल कर देता हूँ। देखिए अब देखते हैं क्या वहां पे वो एक्सेसिबल है। देखिए क्या बता रहा है कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं करी गई है, इज नॉट डिफाइन। जो वेरिएबल आप प्रिंट करने के लिए बोल रहे हो उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। मतलब क्या ये वैल्यू या ये वेरिएबल दूसरे फंक्शन में एक्सेस कर रहा है? No. नहीं कर रहा है, करेक्ट। दैट मीन्स अभी इसका जो स्कोप है वो है फंक्शनल, क्योंकि मैंने इसे एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है। पहले मैंने इसे ग्लोबली डिक्लेयर किया था, तो यहाँ पे दोनों फंक्शन में वर्क कर रहे हैं। अब किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर उसे डिक्लेयर किया तो उस फंक्शन के अंदर ही वो वर्क करेगा, दूसरे फंक्शन में वो वर्क नहीं करेगा। ये होगा आपका फंक्शनल स्कोप। ठीक है। अब सेम वेरिएबल जो है, मान लो मेरे पास एक ही फंक्शन है, ठीक है, और इस एक ही फंक्शन के अंदर मेरे पास अलग अलग ब्लॉक है। देखिए ये मेरे पास अलग अलग ब्लॉक है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस ब्लॉक के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर मैं इस वेरिएबल को कर रहा हूँ डिक्लेयर, और अगर मैं उसे यूज कर रहा हूँ सेम ब्लॉक के अंदर, तो चेक करते हैं क्या हमारा आउटपुट मिलेगा हमें। ठीक है, जैसे कि मैंने, ओके, कॉल करना बाकी है हमारा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉल को कॉल। ठीक है, अब देखिए, देखिए तो उस ब्लॉक के अंदर वर्क कर रहा है वो। अगर मैं इस ब्लॉक से उठा करके उसका यूज दूसरे ब्लॉक में करूँ, तो अब देखते हैं कि डिक्लेयर एक ब्लॉक में किया है, दूसरे ब्लॉक में यूज कर रहे हैं, तो क्या वो वर्क हो रहा है? नहीं। देखिए मैं यहाँ पे लेट भी यूज करूँ तो भी वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों का भी जो स्कोप है वो है ब्लॉक लेवल, और हमने जिस ब्लॉक में उसे डिक्लेयर किया है उसी ब्लॉक में हमने उसे यूज करना चाहिए, दूसरे ब्लॉक में नहीं। लेकिन while के साथ अगर मैं किसी एक ब्लॉक में भी उसे यूज कर डिक्लेयर करता हूँ, दूसरे ब्लॉक में उसे यूज करता हूँ, तो भी वो वर्क करेगा, क्योंकि while का डिफॉल्ट जो स्कोप है वो फंक्शनल है। इस फंक्शन के अंदर चाहे कितने भी ब्लॉक रहे, किसी भी ब्लॉक में मैं इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकता हूँ, अब किसी भी ब्लॉक में मैं उसे यूज कर सकता हूँ, बिकॉज ऑफ वायर का जो स्कोप है वो हम लोग ब्लॉक लेवल नहीं रख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है और दूसरे ब्लॉक में उसे यूज किया है। क्लियर है आप लोगों को कि किस तरह से हम लोग यूजिंग स्कोप डिफरेंट कर सकते हैं आपके वेरिएबल को, और दूसरा कि यूजिंग लेट वेर एंड कॉन्स्ट कैसे वो डिफरेंट रहेगा। तो अब मुझे बताइए, क्या आपको वेरिएबल में ये डाउट है कि लेट, कॉस्ट और वेर में क्या फर्क है, और तीनों के स्कोप कैसे कैसे अलग होते हैं? जैसे कि लेट और कॉन्स्ट का जो स्कोप रहेगा वो ब्लॉक लेवल रहेगा, और var का जो है वो हमेशा फंक्शनल रहेगा। वो चाहे एक फंक्शन के अंदर कितने भी ब्लॉक रहे, वो किसी भी ब्लॉक में वर्क करेगा ही करेगा, दैट इज var। ये रहा एक पर, वही लेट और कॉन्स्ट का है, जिस ब्लॉक में आप उसे डिक्लेयर कर रहे हो उसी ब्लॉक में वो वर्क करेगा, एक्सेस रहेगा, लेट एंड कॉन्स्ट। ठीक है। और फर्क है कि var में हम लोग रीडिक्लेयर रीडिफाइन कर सकते हैं, लेट में हम लोग रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, रीडिफाइन कर सकते हैं। कॉन्स्ट में हम लोग रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते और रीडिफाइन भी नहीं कर सकते हैं, एक ही बार उसके अंदर वैल्यू भरी जा सकती है एक नाम से, कॉस्ट के अंदर। इज दैट क्लियर गाइस? एनी डाउट वेरिएबल के बारे में? अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है आपको वेरिएबल? Yes, sir. तो कौन बता सकता है व्हाट इज वेरिएबल? आपको हैंड राइज करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है हैंड राइज के लिए, ठीक है, या आप चैट में भी कर सकते हो, मैसेज आई कैन आंसर। जो भी बता सकता है व्हाट इज वेरिएबल उसने चैट में करना है आई कैन आंसर,
और हैंड राइज करना है। व्हाट इज वेरिएबल? 15 लोग कनेक्टेड है। नो वन, कोई भी बंदा नहीं बता सकता है कि वेरिएबल क्या है। ओके, एक मैसेज मिला है अभी तक। नहीं, बस आपको ये करना है कि आंसर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आंसर नहीं देना है। चलो ठीक है, रेशमा बताइए आप आंसर। Variable is the name of memory location where we store data. ओके, ठीक है। देखिए 15 लोगों में से बेयरिंग कर रहे हैं कि वो आंसर कर रहे हैं, बाकी लोगों का क्या है? क्या हम लोग बस 1 घंटा स्पेंड करने के लिए आ रहे हैं, ये डिसाइड करिए। ठीक है, और आंसर करोगे तो मुझे भी ये समझ में आएगा कि मुझे आगे बढ़ना है, कौन से स्पीड से आगे बढ़ना है ना। अगर 13 लोग आंसर नहीं कर पाते एक सिंपल क्वेश्चन का कि वेरिएबल क्या है, तो फिर दैट मीन्स हमारा, मुझे और भी आपको आराम से थोड़ा थोड़ा पार्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इंटरव्यू में पूछी जाएगी, जो लोग इंटरव्यू क्रैक करेंगे वो लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल वो मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जहां पे हम कोई डेटा स्टोर करते हैं, दैट इज वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल यहाँ पे हमारा एंड होता है। ठीक है, वेरिएबल के बारे में सारा डिस्कशन हमारा एंड है, कोई अगर आपको डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट रहेगा, डिस्कशन रहेगा, वो रहेगा डेटा टाइप। ठीक है, अब हमने ये तो देखा है कि हम लोग कोई भी डेटा जो है कैसे यूजिंग वेरिएबल हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। हम वो डेटा किसी वेरिएबल में जो है, कोई वेरिएबल हम उस डेटा के लिए डिक्लेयर करेंगे और उस वेरिएबल के अंदर वो डेटा पुट कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक एक वेरिएबल यूज किया नेम नाम से और उसके अंदर डेटा पुट किया अमन। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कैसे हम कोई डेटा, जैसे अमन डेटा है या 10 20 30, ये जो वैल्यूज है, ये कैसे हम हमारे कोड के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमें वेरिएबल यूज करना होता है। वेरिएबल दो दो स्टेप होती है मेन यूज करने की, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन। डिक्लेयर हम लोग var const लेट के साथ कर सकते हैं, जिसका डिफरेंस हमने देखा है। ठीक है, डेफिनेशन मतलब उसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट कर देना, दैट इज डेफिनेशन। अब ये है कि कौन कौन सी वो डेटा है, जैसे हमने यहाँ पे अमन यूज किया है, देन हमने कोई नंबर, इससे पहले हमने नंबर यूज किया है, तो ऐसे कौन कौन से डेटा है या कौन कौन से डेटा के टाइप है जो हम लोग इसके अंदर यूज कर सकते हैं। क्या नंबर और हम लोग ये जो टेक्स्ट है उतना ही कर सकते हैं, या इसके अलावा भी कोई वैल्यू होती है, या कोई इसके अलावा भी किसी टाइप का डेटा होता है जो हम लोग इसके अंदर हमारे कोडिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। तो वो आज हम लोग देखेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स। ठीक है, प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको मेनली दो तरह के जो है डेटा टाइप मिलेंगे। डेटा टाइप जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। मैं जैसे आपको क्लियर करा दूं, इन प्रोग्रामिंग डेटा टाइप इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। अगर आपको डेटा टाइप नहीं आता है तो आप कोई डेटा उसके अंदर यूज ही नहीं, आपको पता ही नहीं कौन सा डेटा यूज करना है। ये सेम उस तरह से है कि अगर आपको पता ही नहीं है कि चटनी का काम क्या है तो आप सब्जी नहीं बना सकते हो, या फिर तीखा करने के लिए क्या चीज हमें चाहिए सब्जी को, तो आप सब्जी नहीं बना सकते हो। मतलब क्या आप उसके अंदर चीज यूज कर रहे हो, कौन कौन से टाइप का, उसका इम्पैक्ट क्या है, तो आप उसका रिजल्ट नहीं दे सकते हो। सेम लाइक दैट, डेटा का टाइप अगर आपको पता नहीं कि कौन से टाइप का डेटा है जो भी हम यूज कर रहे हैं, तो आप उसे यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। ठीक है, ये क्या करता है डेटा टाइप, ये इंफॉर्मेशन देता है कि आप जो भी डेटा, ये कंपाइलर को इन्फॉर्म करता है कि भैया यहाँ पे जो डेटा यूज किया गया है
वो कोई नंबर है या कोई टेक्स्ट है या कोई और वैल्यू, कौन सी वो या किस टाइप की वो वैल्यू है, ये डिक्लेयर करने का काम या फिर ये हिंट कंपाइलर को देने का काम जो है वो डेट आपका डेटा टाइप करता है। ठीक है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर या कंप्यूटर आप कह सकते हो अबाउट डेटा यूज्ड इन प्रोग्राम, कि कौन सा डेटा इस प्रोग्राम, कौन से टाइप का डेटा इस प्रोग्राम में यूज किया गया है या जो डेटा यूज किया गया है उसका टाइप क्या है, किस टाइप का वो डेटा है, ये कंप्यूटर को या कंपाइलर को इन्फॉर्म करने का काम डेटा टाइप करता है। अगर अगर मान लो डेटा टाइप नहीं होगा तो क्या होगा? अगर डेटा टाइप नहीं है तो कंफ्यूज होगा आपका कंपाइलर कि इसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन किया जाए। जैसे कि अगर मैं आपको कहूंगा 10 + 10, इसका आंसर क्या है? 20. 20 है। आपको कैसे पता चला? आपको पता है कि 10 और जो है प्लस जो एडिशन का काम कर रहा है, और ये दो नंबर है, इन दोनों नंबर को ऐड करके हम लोग कोई एक नंबर 20 जो है वो निकाल सकते हैं इजीली। लेकिन अगर आपको कहा जाए प्लस, अब इसका आंसर बताइए। नहीं बता पाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्या, इसके अंदर क्या नंबर है। अगर नंबर है तो आप इजीली समझ सकते हो कि इसका एडिशन करना है इन दो नंबरों का। करेक्ट। अगर आपको ये क्यों क्यों आपको पता चला? क्योंकि ये डेटा कौन से टाइप का है, दैट मीन्स ये नंबर है, ये आपको समझ में आ गया, आपने उसका आंसर निकाल लिया। सेम लगता है अगर कंपाइलर को यही पता नहीं होगा कि जो भी डेटा यूज किया गया है वो कौन से टाइप का है, तो कंपाइलर जो है वो सही से वर्क नहीं कर पाएगा। तो ये जैसे कोई भी ऑपरेटर है तो उसके ऊपर जो फंक्शन, जो भी ऑपरेशन यूज उसके ऊपर परफॉर्म करना है वो नहीं कर पाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि एक data type, the compiler or we can say operator यहाँ पे can't perform particular task, जो उसे टास्क परफॉर्म करना है वो समझ ही नहीं पाएगा डेटा कौन सा है तो नहीं कर पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंस है आपका डेटा टाइप का आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, बेसिकली दो टाइप के डेटा हम लोगों को जावास्क्रिप्ट में मिलते हैं। ठीक है, इन जावास्क्रिप्ट there are two types of data, or we can say we have two data types। दो तरह के डेटा टाइप्स आपको होते हैं। पहला होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, तो इसमें से हम लोग आज जो डिस्कस करें, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या है होता है? प्रिमिटिव मतलब जो इनबिल्ड आपको जावास्क्रिप्ट में आ रखे है। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट के साथ ही आपको कुछ टाइप आते हैं जैसे कि नंबर है, टेक्स्ट है ना। ये कुछ है कि ये डिसाइडेड जावास्क्रिप्ट में है, और जो नॉन प्रिमिटिव होती है ये डिसाइड नहीं, इसमें क्या वैल्यू पुट करना है। जैसे अगर यहाँ पे डेटा टाइप हमारे पास नंबर है मान लो, तो यहाँ पे डिसाइड है कि इसके अंदर कोई नंबर ही स्टोर करो। ठीक है, या एक नंबर ही स्टोर हो सकता है। लेकिन जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं इसमें ऐसा नहीं होता है, डिसाइड वैल्यू नहीं, वो हम लोग डिसाइड करते हैं, या वी कैन से कि ये कस्टम टाइप का डेटा होता है जो हमें खुद बनाना होता है। हम डिसाइड करते हैं कि इसके अंदर क्या और कैसा डेटा टाइप डेटा रहेगा। ठीक है, तो पहले चलते हैं हम लोग जो इनबिल्ट डेटा टाइप है जो प्रिमिटिव है वो क्या क्या होता है, मतलब ऐसे कौन कौन से डेटा टाइप हमें जावास्क्रिप्ट ने ऑलरेडी दे रखे हैं जो हमको यूज करना है। ठीक है, सो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं उसके अंदर पहला होता है आपका स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? we use string data type to
declare the data is as a text, or we can say alphabetical. ठीक है, अगर कोई टेक्स्ट हमें यूज करना है, जैसे मैंने यहाँ पे अमन यूज किया है, तो ये कौन सा डेटा टाइप है? अमन जो है वो कौन से टाइप का डेटा है? एक स्ट्रिंग टाइप का। जब कोई अल्फाबेट, एक से ज्यादा अल्फाबेट एक जगह पे हम लोग यूज करते हैं या अल्फाबेट यूज करते हो वेरिएबल के अंदर, तो उसे हम लोग इस डेटा को जो है हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा। क्लियर है आपको स्ट्रिंग? Yes, sir. ठीक है, स्ट्रिंग डेटा टाइप, डेटा जो है स्ट्रिंग टाइप का जो डेटा है वो यूज करने के तीन तरीके होते हैं। वी कैन यूज विथ थ्री वे। ओके, वी कैन यूज स्ट्रिंग विथ थ्री वे। पहला होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, डबल कोट के साथ मैं उसे यूज कर सकता हूँ। डबल कोट अगर मैं देता हूँ, इसके बीच में जो भी चीज लिखूंगा तो इसे हम लोग एज अ स्ट्रिंग इसे कंसिडर करेंगे। ये होगा आपका एक मेथड। दूसरा, आप इसे सिंगल कोट में भी यूज कर सकते हो, लाइक दिस। जैसे कि इसे अगर मैं, इसी अमन को अगर मैं सिंगल कोट में भी लेता हूँ इस तरह से, तो भी ये वर्क करेगा, आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। और तीसरा जो होता है वो बैक टिक के साथ भी हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, बैक टिक की अपनी एक स्पेशलिटी है। जैसे कि इसी अमन को अगर हम लोग बैक टिक के साथ यूज करना है तो कर सकते हैं। बैक टिक के साथ अगर हम लोग ये डेटा यूज करते हैं तो इसके बीच में हम कोई वेरिएबल का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास एक वेरिएबल है अमन, और दूसरा है मार्क्स नाम से, मार्क्स इक्वल टू 80, इस तरह से रखा है। मुझे लिखना है फन, फन। और इसी लाइन के अंदर, इन सिंगल लाइन, अगर जैसे मैंने यहाँ पे देखिए टेक्स्ट लिया, फिर दूसरे लाइन में मैंने वेरिएबल का वैल्यू ले लिया अमन। ठीक है, और अगर मुझे एक ही लाइन में ये दोनों वेरिएबल का वैल्यू लेना है, तो देखिए मैं बैक टिक के साथ ले सकता हूँ। देखिए जैसे मैं यहाँ पे करूंगा बैक टिक और लिखूंगा दिस इज फन एंड नेम, नेम इज इक्वल टू। तो मुझे अगर कोई वेरिएबल यहाँ पे यूज करना है तो यूज करना पड़ेगा यहाँ पे हम लोगों को डॉलर वाला साइन, लाइक हम करेंगे यहाँ पे डॉलर और करली ब्रैकेट जो है उसके अंदर हमारे वेरिएबल का नेम, लाइक नेम इज इक्वल टू नेम। अब नेम में जो भी चीज रहेगी वो यहाँ पे प्रिंट होगी। बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा एंड मार्क्स इज इक्वल टू सेम डॉलर एंड करली ब्रैकेट के अंदर मार्क्स इन दिस। तो क्या हुआ, स्ट्रिंग के ही अंदर एक ही लाइन में मैंने दोनों के दोनों वेरिएबल को एक्सेस कर लिया। मुझे बार बार कंसोल करने की जरूरत नहीं। दिस इज फन एंड नेम इक्वल टू अमन एंड मास इक्वल टू 8। तो ये स्पेशलिटी होती है टैक्टिक में, आप किसी वेरिएबल को भी यूज कर सकते हैं। यही आप डबल टिक, अगर डबल कोट या सिंगल कोट देते हो तो ये काम नहीं करेगा। देखिए अगर मैं इसे डबल कोट में लेता हूँ तो ये सारा का सारा एज अ टेक्स्ट ही दिखाएगा, वो सीधा एक लाइन दिखा देगा। जो भी लिखा है हमने वो सीधा सीधा लाइन, दिस इज फन एंड नेम डॉलर विलर, सारे सारा जैसा लिखा है वैसा ही दे। तो ये बैकटिक में जब आप कोई स्ट्रिंग यूज करते हो तो उसका ये फायदा होता है। तो क्लियर है आपको स्ट्रिंग किस तरह से हम लोग यूज करते हैं, तीनों वे जो स्ट्रिंग के हमें यूज करने हैं। कोई डाउट है इसके अंदर आपको? स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग डेटा क्या होता है और कैसे हम लोग उसे हमारे कोड के अंदर यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, आपका टेक्स्ट टाइप का डेटा होता है। वो टेक्स्ट होगा और उसे हम लोग तीन वे के साथ कर सकते हैं, सिंगल कोट, डबल कोट, बैकटिक। ठीक है, बैकटिक का स्पेशलिटी क्या है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। एनी डाउट? No. ओके, फाइन। आगे बढ़ते हैं।
स्ट्रिंग के बाद आपके पास जो है वो नेक्स्ट डेटा टाइप जो है वो है नंबर। नंबर क्या हो सकता है बताइए? नंबर के अंदर जैसे स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेटिकल या टेक्स्ट हो सकता है, वैसे नंबर के अंदर क्या हो सकता है बताइए? Numbers and symbols. यस, नंबर हो सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है वो कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू इसके अंदर हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज नंबर, सिंपली। ठीक है, जैसे हमने 10, 20, जैसे ये मास के अंदर हमने जो डेटा टाइप यूज किया है, ये कौन सा डेटा टाइप है? कौन से टाइप का डेटा है? नंबर टाइप का डेटा है, करेक्ट, इन दिस वे। उसके बाद जो है नंबर के अंदर एक नया जो वेरिएबल जो डेटा टाइप आया है वो मैं आपको बता दूं, दैट इज बिग इंट नाम से एक आ रखा है, ठीक है। बिग इंट का काम क्या होता है? ये भी नंबर के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे इट ऑल्सो यूज फॉर द नंबर टाइप डेटा, नंबर जो रहेगा उसी के लिए यूज होगा, बट इट कैन परफॉर्म टास्क करेक्टली more than 15 डिजिट नंबर, ठीक है। 15 डिजिट नंबर्स के आगे भी अगर इतना बड़ा अगर नंबर होता है, जैसे आपके आधार कार्ड का या कोई भी नंबर, जावास्क्रिप्ट में एक प्रॉब्लम आती है, अगर आपके जो डिजिट है वो 15 से कम हो तो वो नंबर के साथ सही से काम करते हैं, लेकिन आपके डिजिट अगर 15 से आगे रहेंगे तो फिर वो सही से वर्क नहीं करते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मास के अंदर हम लोग कुछ बड़ा नंबर इस तरह से दे देते हैं, ओके। हम लोग 1 1 के साथ ही करते हैं ये वैल्यू, ठीक है। लाइक हम लोग 15 नंबर तक देखते हैं, 1 2 0 0 दे देंगे, इसके साथ हम लोग को कैलकुलेशन भी पता चलेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5, ओके, एंड मोर देन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ var add इक्वल टू 1 और कंसोल में लिख देता हूँ, मुझे कंसोल में चाहिए इन दोनों का एडिशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डबल कोट में लेता हूँ एडिशन और यहाँ पे लिखूंगा लाइक मास प्लस ऐड, ठीक है। या फिर इन दोनों का वैल्यू हम लोग इस तरह से, ठीक है, कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका एडिशन सही होता है कि गलत होता है। ये 15 नंबर के बाद जैसे कि 1 वैल्यू इसके अंदर ऐड हो जाए, तो जैसे देखिए, ठीक है, अगर इसका नंबर बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो देखते हैं क्या सही से वर्क कर रहा है। ओके, यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है, लेकिन 15 नंबर के बाद ये वर्क नहीं करता है एक्चुअली, ठीक है। जो भी ज्यादा नंबर जो रहेगा तो उसके अंदर गलत समथिंग दिखा देता है, देखिए। तो जब भी आपको एक देखिए यहाँ पे कोई दिख रहा है आपको एडिशन कुछ अलग तरह से हो रखी है, 1 पॉइंट आंसर गलत दे रहा है, ये 1 पॉइंट समथिंग दे रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे कहीं पे हमने पॉइंट तो यूज नहीं किया है। तो ये होता है जब भी आपका नंबर जो है 15 डिजिट से आगे चलेगा तो उसके बाद जो है नंबर जो डेटा टाइप है वो सही से काम नहीं करता है, ठीक है। तो उसके लिए जो होता है बिग इंट, ये डेटा टाइप जो है वो हम लोगों ने देखा कि इसके अंदर अगर आपका नंबर 15 डिजिट से भी आगे होता है तो वो सही से वर्क करेगा। तो ये होता है बिग इंट। इसके अलावा बिग इंट के अलावा हमारे पास अगला जो डेटा टाइप है वो है बूलियन वैल्यू। बूलियन के अंदर क्या होता है? आपका वैल्यू या तो रहेगा ट्रू और फॉल्स। अगर ये वैल्यू आपको कहीं पे यूज करना है, मुझे ये वैल्यू अगर कहीं पे यूज करना है या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ इज गुड
इज गुड, ये मेरे वेरिएबल का नाम है और इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ, मुझे या तो इसे ट्रू देना है या तो फॉल्स, इस तरह से। तो ये इस तरह की वैल्यू अगर देनी है तो हम लोग बूलियन वैल्यू का यूज करते हैं, बूलियन टाइप का डेटा यूज करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, इस तरह से। तो इसे कहते हैं बूलियन वैल्यू कहीं पे। अब ये कहाँ यूज होता है, ठीक है, जैसे मान लो मैं किसी टाइप का यहाँ पे बना रहा हूँ फंक्शन कि अगर 1 + 1 इज इक्वल टू 2 है, अगर ये ट्रू है तो ये कोई चीज हो जाए, और अगर ये फॉल्स है तो कोई और चीज हो जाए, इस तरह से। तो ये भी कभी कभी हम लोगों को ज्यादातर ये चीज कब यूज करते हैं हम लोग, बूलियन टाइप की वैल्यू, अगर हमें कोई कंडीशनल टेस्टिंग करना होता है, ठीक है, कि कंडीशन अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, ये अगर सही है तो इस तरह से हो जाए, और ये कंडीशन अगर गलत है तो कुछ और आउटपुट आ जाए, इस तरह से। तो तब हम ट्रू और फॉल्स की भी वैल्यू या उस टाइप का भी डेटा जो है हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हैं। आगे चल के आप जब यूज करोगे वो एक्चुअल में, और आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ट्रू और फॉल्स को न्यूमेरिक वैल्यू में अगर आपको समझना है तो ट्रू इज इक्वल टू 1 एंड फॉल्स इज इक्वल टू 0। 0 अगर होगा तो फॉल्स होगा, 1 होगा तो होगा, इस तरह से, ठीक है। तो बूलियन अगर कोई कहता है डेटा टाइप तो उसके अंदर समझ लेना दो ही वैल्यू होगी, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। क्लियर है बूलियन वैल्यू? Yes, sir. कोई डाउट है इसके अंदर, बुलियन के अंदर कोई ज्यादा कंफ्यूजन का काम नहीं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दैट इज बुलियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको इसके बाद मिलेगा दैट इज अनडिफाइंड। ये कब होता है, देखिए ये कौन सा डेटा टाइप होता है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा var a, ये डिक्लेयर किया है, ठीक है, और सेव किया है, और मैं इस a को कर रहा हूँ प्रिंट, ठीक है। तो देखते हैं क्या प्रिंट मिलता है हम लोगों को, क्या कह रहा है ये, Undefined. अनडिफाइंड। क्यों बोल रहा है, ये तब दिखाई देता है कि जब हम कोई वेरिएबल ले रहे हैं लेकिन उसे कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं कर रहे, मतलब उसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर रहे। हाँ, मैंने ए ले लिया, हो सकता है मैं ए के अंदर आगे चल के वैल्यू दूं, जब मुझे जरूरत है तो मैं इसके अंदर कोई वैल्यू पुट करूं, या जैसे मेरा कोई कस्टमर है वो, या फिर मेरा कोई यूजर है वो जो वैल्यू वहां पे डाल देगा फॉर्म के अंदर, वो वैल्यू ऑटोमेटिकली फिर बाद में जो है ए के अंदर आ जाएगी। लेकिन अभी मुझे उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डालनी है, लेकिन मैं इसके अंदर कोई वैल्यू डाल सकता हूँ, तो फिर मैं उसे अनडिफाइंड रखूंगा, है, लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, कोई आ सकती है वैल्यू, दैट इज अनडिफाइंड। ये हो गया एक। दूसरा जो होता है वो होता है नल वैल्यू। नल वैल्यू, नल का मतलब क्या होता है, देखिए आपको आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड एंड नल। ये भी इस तरह की वैल्यू है कि देखिए अनडिफाइंड कोई वैल्यू नहीं है, हमने देखा, नल भी जो है कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि नल यहाँ पे वैल्यू दिखा जाए, नल का मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं, ना आगे चल के कोई वैल्यू आएगी, मुझे कोई वैल्यू इसके अंदर नहीं डालना है, दैट इज नल। लेकिन अनडिफाइंड का मतलब क्या है कि वेरिएबल है, आगे चल के उसके अंदर वैल्यू आ सकती है, अभी उसके अंदर कोई भी वैल्यू मैंने डिफाइन नहीं की है, दैट इज अनडिफाइंड। क्लियर? नल और अनडिफाइंड में फर्क है, समझ रहे हो आप लोग? Yes, sir. ठीक है, जैसे आपने एक एक आपको जैसे एक आपने नोटबुक घर पे लाया, ठीक है, कुछ चीज उसके अंदर लिखी नहीं है लेकिन घर पे लाकर रख दिया है, हाँ आगे चल के मैं उसके अंदर लिख सकता हूँ, ठीक है, तो आप कर सकते हो, क्या आपने कुछ लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन क्या उसका मतलब ये है कि कभी लिखोगे नहीं, ये नहीं, दैट इज अनडिफाइंड। लेकिन मुझे लिखना ही नहीं है, मैं क्यों लाऊं नोटबुक, या फिर मैंने लाया है तो लिखना ही नहीं है उसके अंदर, दैट इज नल वैल्यू। ठीक है, तो जब आप नल यूज करते हो कोई वैल्यू नहीं होगी, अनडिफाइंड यूज करते हो तो कोई वैल्यू हो सकती है, अभी डिफाइन नहीं की है। तो क्लियर है आपको दोनों में फर्क, अनडिफाइंड एंड नल क्या है? when
we use variable for upcoming value और definition we can say value लेंगे, ठीक है, but not define the value right now या right at that time, ठीक है, तो उसे कहेंगे हम लोग अनडिफाइंड, ठीक है। ये अभी नहीं है, बाद में हो सकती है, दैट इज अनडिफाइंड, कि अभी मुझे उसके अंदर कुछ नहीं डालना है, आगे चल के अगर हो सकता है उसके अंदर कोई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और नल क्या है, देयर विल नॉट एनी वैल्यू इन द वेरिएबल, दैट इज नल, ठीक है। अब इसके अलावा आपको एक और डेटा टाइप है, देखिए प्रिमिटिव जो होते हैं 60 होते हैं डेटा टाइप, ठीक है। हमारे कितने हो गए, स्ट्रिंग 1, नंबर 2, बिगिन 3, बुलियन 4, अनडिफाइंड 5, नल 6 एंड द लास्ट इज सिंबल। सिंबल ये भी एक डेटा टाइप होता है, ठीक है। सिंबल का काम क्या होता है, सिंबल कोई यूनिक वैल्यू दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, इट यूज टू यूज या टू ऐड यूनिक वैल्यू, ठीक है। अब ये यूनिक वैल्यू का मतलब क्या है, वो आपको मैं क्लियर करा दूं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है वैर ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। मैं सेम नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, लाइक वैर बी इज इक्वल टू 10, तो दोनों वैल्यू सेम है, करेक्ट, दोनों वैल्यू सेम है, ए के अंदर जो वैल्यू है और बी के अंदर जो वैल्यू है दोनों सेम है क्या, Yes. करेक्ट। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ console.log a is equal to b, क्या ये सेम है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे टेस्ट करके, क्या दोनों वैल्यू सेम है, देखिए ट्रू आया मतलब दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, Same है. करेक्ट। Yes. लेकिन अगर मैं इसमें से किसी भी एक वेरिएबल के सामने यूज करता हूँ सिंबल, ये वाला जो कीवर्ड है, ये जब आप किसी वेरिएबल के सामने यूज कर, जैसे कि यहाँ पे हमारा a इज इक्वल टू, जस्ट मिनट, a इज इक्वल टू कर देता हूँ सिंबल, ठीक है। और इसके अंदर सेम वैल्यू दोनों के अंदर ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अमन, ठीक है, और सेम b इज इक्वल टू यहाँ पे भी मैं वैल्यू ले लेता हूँ अमन, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या a और b दोनों सेम है, तो देखिए यहाँ पे फॉल्स बता रहा है। अब हालांकि दोनों वैल्यू सेम ही है, लेकिन जब हम सिंबल यूज करते हैं इसका जो डेटा टाइप, तो ये इसे यूनिक बना देता है। यही अगर मैं ये सिंबल निकाल दूं, सिंटैक्स थोड़ा सा आपको याद रखना है, सिंबल टेक कीवर्ड लेकर के पैरेंथेसिस के अंदर आपको ये जो भी वैल्यू है वो पुट करनी है। अब देखिए दोनों वैल्यू जो है ये ट्रू दिखा देगा, लेकिन अगर सिंबल आप यूज करते हो तो ये दोनों वैल्यू अलग अलग दिखाएगा, मतलब ए को उसने है वैल्यू एक ही लेकिन यूनिक बना दिया है, उसकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी उसने बना रखी है ना, दैट इज सिमिलर। अब वो सिमिलर नहीं बताएगी, क्लियर है आपको सिंबल, when we have same data but we want to make of them any one of them adds different with same value, at that time we use symbol data type, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे प्रिमिटिव टाइप के सारे जो है डेटा टाइप एंड हो जाते हैं। कल हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अगर कोई भी आपको यहाँ तक की दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो।
कोई डाउट है? नो सर। फाइन। सो ये आप थोड़ा सा रिवीजन करके रखिए, अपने अपने नोट्स निकालिए गाइस, क्योंकि क्या है कि इंटरव्यू में आप लोग तैयार